दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ हैं और हमारी बात होगी एक ऐतिहासिक घटना की। वह है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, वह घटना जिसने बदल दी थी दुनिया की तस्वीर और जिसने फ्रांस में होने वाले एक नए युग की शुरुआत की थी। दोस्तों, यह रेवोल्यूशन कहीं भी आधारभूत तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन था जिसने दिखाया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उन्हें किसी भी बाधा को पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे यह रिवॉल्यूशन आरंभ हुआ, उसके प्रमुख कारणों को, और कैसे यह फ्रांस में एक नए आदिकाल का शुरुआत कर गया। तो बैठिए आराम से और हमारे साथ हो जाइए, क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक रोचक यात्रा। और ध्यान दें, यह सब एक नए अंदाज में होगा। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर में हम सब मिलकर जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव से निकला हुआ आंदोलन पूरे देश को हिलाकर रख देता है। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या, कहाँ से शुरू हुआ, उसके राजा के बारे में। फिर देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तीसरा है कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रोइंग मिडिल क्लासेस, फिलोसोफर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू रेवोल्यूशन, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic, the reign of terror, the directory rules of France, women revolution, the abolition of slavery, the revolution and everyday life, the rise of Napoleon Bonaparte and legacy of the French Revolution। तो कुछ ये टॉपिक हैं बच्चों जो इस हम चैप्टर में क्या करेंगे, कवर। तो देखते हैं एक एक करके टॉपिक। तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो बोला कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन 1789। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद द चेन ऑफ इवेंट्स इनिशिएटेड बाय द मिडिल क्लास सुक द अपर क्लासेस। हमेशा याद रखिएगा बच्चों की कोई भी रेवोल्यूशन हो, हमारे देश में रेवोल्यूशन चला देश को आजाद कराने के लिए, या फिर फ्रांस में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर आप रसिया के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़िएगा, यूरोप के बारे में पढ़िएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी रेवोल्यूशन अपर क्लासेस के द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया। कहीं कहीं कुछ कुछ क्षेत्र में अपर क्लासेस ने पहले किसी न किसी रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो हमेशा मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने ही एक इवेंट स्टार्ट किया, डेट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। हमेशा एक रेवोल्यूशन मिडिल क्लास के द्वारा ही इनिशिएट किया गया था। और फ्रेंच में भी यही चीज हुआ कि मिडिल क्लास के जो लोग थे वो अपर क्लास से तंग आकर के, यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा बच्चों कि अपर क्लास से तंग आकर के, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस जो था वो 3 सोसाइटी में डिवाइड कर दिया गया था। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे एक थर्ड स्टेट है, सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट है, वो लोग कैसे कौन सा प्रिविलेजेस उनको मिलता था। तो यहाँ पर मिडिल क्लास के द्वारा क्या चलाया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन चलाया गया। कब चलाया गया, तो 1789 में चलाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बोला कि द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रूटल रूल ऑफ द मोनार्की। मोनार्की के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मोनार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर राजा राज करते हैं। तो वहां के जो लोग थे ना, वो मोनार्की सिस्टम से बहुत ही तंग आ गए थे और उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। किसके खिलाफ, तो मोनार्की सिस्टम के खिलाफ। दिस रिवॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। ये रिवॉल्यूशन करने का मकसद ही ये था कि हम एक सोच को आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमको लिबर्टी दिया जाएगा, हमको फ्रेटर्निटी दिया जाएगा और इक्वालिटी दिया जाएगा। तो कोई भी रिवॉल्यूशन बच्चों चलता है तो उनके मुख्य कुछ कारण होते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को चलाने का मुख्य 3 ही कारण था कि भैया हमको लिबर्टी चाहिए। अब आप कैसे दे रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमको लिबर्टी चाहिए। हम किसी के अंडर में पूरे जीवन काल नहीं रह सकते हैं। दूसरा फ्रेटर्निटी और तीसरा इक्वलिटी। हम लोग
राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पढ़ते हैं, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अगर किसी राजा के अंडर में रहते, किसी मोनार्की सिस्टम के अंडर में रहते हैं, तो ये कभी हमको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता। उसके बाद बच्चों बोला कि द रेवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन 14th जुलाई 1789 फ्रॉम द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि ये जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वो 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट किया गया। और कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो जेल से। फोर्ट्रेस, फोर्ट का एक किला है, वहां पर जेल है, बेस्टाइल में है, वहां से इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन हेटेड द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल। हर लोग उस किले से क्या करते थे बच्चों? नफरत करते थे। क्या करते थे? नफरत। दे नॉट लाइक that fort, because what the reason? The fort of the style was a symbol of the autocratic power of the emperor. autocratic power क्या हो गया? कि सिर्फ एक इंसान का वहां पे पावर चलेगा, मीन्स द पर्सन, द ओनली वन पर्सन विल स्पीक, नॉट द अदर पर्सन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। मतलब उसके सामने कोई अदर नहीं बोल सकता है, इस प्रकार का वहां पर पावर था। दैट मीन्स द ऑटोक्रेटिक पावर। वहां के जो राजा थे वो किसी को बोलने नहीं देते थे। इस चीज से तंग आकर के लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और बेस्टाइल को, फोर्ट ऑफ बेस्टाइल को इसी वजह से लोग नफरत करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि ऑन 14 जुलाई 1789 द एगिटेटेड क्राउड stormed the fort of Bastille, a symbol of the tyranny of the old regime, and destroyed it. कहने का मतलब कि बच्चों 14 जुलाई 1789 को लोगों का क्राउड था, वो कहाँ उमड़ गया? फोर्ट ऑफ बेस्टाइल में उमड़ गया और उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। हमको लगता है यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं क्या है। कुछ इवेंट्स किए गए थे लुइस 16 के द्वारा। क्या इवेंट्स किए गए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों बोलता है कि ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। देखिए, कहता है बच्चों कि 5 मई 1789 को जो वहां के उस वक्त के राजा हुआ करते थे द लुइस 16, वो एक मीटिंग बुलाते हैं ई स्टेट जनरल का। किस लिए बुलाते हैं? क्या मकसद होता है उनको बुलाने का? टू इम्पोज न्यू टैक्स, नया टैक्स को लागू करने के लिए वो एक मीटिंग बुलाते हैं ई स्टेट जनरल का। आगे क्या हुआ कि मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग इंस्टीड ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग। कहने का मतलब आप पढ़े होंगे कि एक स्टेट का एक वोट था। आप पढ़े होंगे पहले भी, अगर नहीं पढ़े तो आगे हम लोग चैप्टर में देख लेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे ना, जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो डिमांड करते हैं किस चीज का? कि भैया हम स्टेट वाइज वोटिंग नहीं करेंगे, हम पर्सन वाइज वोटिंग करेंगे। मतलब कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, एक इंसान एक वोट देगा और ये मान्य होना चाहिए। जैसे इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो वन पर्सन हैव वन वोट राइट। तो उसी प्रकार वहां के जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि वी नीड द voting rights that a person can give his vote and one vote have equal value. King rejected the demand of third state. King क्या करते हैं? इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते। They are rejecting the demand of the third state that we are not supposed to give the one voting right of to one person. मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। ऐसा होता है कि अगर हमारी बातों को न सुना जाए, हमारी बातों को न माना जाए तो क्या होता है? हम वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। तो उसी प्रकार जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वहां से वॉकआउट कर गए। After that, on 20th June 1789, they gathered in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles and called themselves as National Assembly. कहता है बच्चों कि 20 जून, अब देखिएगा यहाँ पर 5 मई को बुलाया गया था मीटिंग, 20 जून मतलब कि 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ इन्होंने जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ये गैदर्ड होते हैं कहाँ पर? टेनिस कोर्ट में। कहाँ पर? याद रखिएगा, दिस
all these questions will come in MCQ. Okay, in any exam you will give these questions come as a form of MCQ. So what कि टेनिस कोर्ट में ये लोग गैदर्ड होते हैं, कहां पर ये जगह, ये टेनिस कोर्ट कहाँ था बच्चों, तो वर्सेल्स में था, और इन्होंने इस जगह को क्या बोला, नेशनल असेंबली। दे डिमांडेड टू curtail द पावर ऑफ किंग, और इन्होंने बैठक में डिमांड किया कि अब हम किंग के जो जो राजा का जो पावर है उसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मीनवाइल बैड हार्वेस्ट इन द कंट्री साइड लेड टू राइटिंग फॉर ब्रेड एट मेनी प्लेसेस इन पेरिस, क्योंकि उस वक्त रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था बच्चों, तो उस स्थिति में हार्वेस्ट जो था ना वो बहुत गड़बड़ हो गया। अभी देखेंगे, अभी इसको आगे थोड़ा सा इस जो लाइन को भी हम पढ़ रहे हैं इसको और डीप में हम लोग देखेंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैड हार्वेस्ट होने की वजह से ब्रेड का जो था ना कहानी वो क्या हो गया, अब कम ब्रेड हो गया, सप्लाई कम होने लगा ब्रेड का, उसका डिमांड ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्या बढ़ा, आगे हम लोग देख लेंगे। King ordered troops to move in Paris, which angered the natives and they destroyed the fort of this time. किंग ने ऑर्डर दे दिया, ये सब चीजों को देखा कि अरे थर्ड स्टेट तो मेरे खिलाफ जा रहा है, तो भैया मेरे खिलाफ क्यों जाए, तो उसके लिए किंग ने ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है जब सैनिक का दल जाता है उसको हम लोग ट्रूप्स कहते हैं, तो जब ट्रूप्स को उन्होंने क्या किया, पेरिस की तरफ बोला कि तुम लोग पेरिस की तरफ मूव करो। इस चीज को देख करके जो वहां के नेटिव्स थे, जो वहां के जो लोग रहने वाले थे, वो क्या हो गए, एंगर्ड हो गए, गुस्सा हो गए, और वो उस गुस्से में फोर्ट ऑफ द स्टाइल को क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो यहां तक समझ में आया होगा कि इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ। उसके बाद बच्चों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बोला फ्रेंच रेवोल्यूशन ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी के लास्ट तक में फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या स्थिति हुई, इसके बारे में देखते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि लुइस 16 कौन था। हाँ, लुइस 16 कौन था, किससे ब्याह कर लिया, तो ये सब चीजों को देख लेंगे हम ना। तो देखिए बोलता है इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। कहता है 1774 में लुइस 16 जो एक बहुत अच्छे खासे फैमिली से आता था, वो फ्रांस में क्या बन गया, राजा बन गया, और 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिसका नाम था मैरी एंटोनिटी। ये सवाल बेसिकली बच्चों पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ लुइस 16, तो आपको याद रखना होगा मैरी एंटोनिटी। आफ्टर दैट, आफ्टर एसेसियन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। जब ये अपने पद को छोड़ता है या कहे तो ये जब हार जाता है दूसरे किंग से, तो जब वहां पे जब नया कोई किंग बनता है ना, तो वहां पे वो क्या पाता है कि अरे पूरा ट्रेजर वही तो लेके चला गया, पूरा ट्रेजर ही खत्म है। ट्रेजर का मतलब जहां पर पैसे रहते हैं, मतलब इकोनॉमी को स्टेब्लिश करने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो ट्रेजरी जो था वो क्या था, पूरी तरह से एम्प्टी पाया गया। क्यों, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन था कि आखिर ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो गया, तो फर्स्ट वन इज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार। फ्रांस का लंबे समय तक किसी युद्ध में इंगेज रहना सबसे बड़ा रीजन हुआ ट्रेजरी को एम्प्टी करने का, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई भी लंबा वार होगा तो हमको वेपन्स खरीदना होगा, हर प्रकार की जो हमारे मिलिट्री जो लड़ेंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर एक चीज। तो जब लंबा वार चलता है तो क्या होता है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्टी ट्रेजर हो गया, ट्रेजर जो था वो एम्प्टी हो गया। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स, देखिए युद्ध चल रहा है लेकिन हमारा जो घर है वो एकदम मेंटेन रहना चाहिए, तो अपने पैलेस को मेंटेन करने के लिए लुइस 16 ने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया था, वो भी एक रीजन बना किस चीज का, ट्रेजरी एम्प्टी का। अंडर लुइस 16, लुइस 16 के अंडर में फ्रांस हैव 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखिए अब यही होता है कि अपना घर जल रहा है और दूसरे का घर पे हम पानी डाल रहे हैं, तो कहने का मतलब कि अभी फ्रांस अपना स्थिति पे ऐसे जूझ रहा था, वहां पर खुद वार चल रहा था, और ये क्या किया,
13 अमेरिकन कॉलोनी को क्या करने लगा, हेल्प करने लगा। किस लिए, कि भैया तुम भी इंडिपेंडेंस पालो। किससे, अपने कॉमन एनिमी से, ब्रिटेन से। तो कहने का मतलब कि हम मदद करेंगे, वी विल हेल्प, बट इन सिचुएशंस, फर्स्ट वी विल फाइंड आवर सिचुएशंस कि वी वेयर वी आर स्टैंडिंग, फर्स्ट दैट वी विल सी कि हम कहाँ पर स्थित हैं। अगर हम ही खराब स्थिति में हैं तो हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। तो फ्रांस जो था वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा था, ऑलरेडी उसका सिचुएशन जो था वो क्रिटिकली था, बट देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज कि भैया जब हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो तुम भी बढ़ लो, यू ऑल्सो गेट द इंडिपेंडेंस। तो उस चीज के लिए उन्होंने मदद किया। द वार एडेड मोर देन अ बिलियन लिवरेज टू, और बहुत ज्यादा इस पर क्या हो गया, कर्ज बढ़ गया। डेप्ट का मतलब कर्ज होता है, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया। सॉरी, ये डेप्ट जो है ये गलत स्पेलिंग है। डेप्ट का स्पेलिंग होगा डी ई बी टी। ओके, so this is the debt, this is not debt. Okay, so to cover all the losses government increases taxes। अब देखिए सही बात है, अगर हमारा लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर वही चीज कि जो टैक्स भरने वाले लोग हैं उनसे ये टैक्स लेगी, यही चीज है ना। तो कहने का मतलब बच्चों कि गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। तो ये कुछ कहानी हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बोलता है कि इस भागों में वहां के लोगों को बांट दिया गया। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी रहते थे। क्लर्जी का मतलब होता है चर्च पीपल, चर्च के फादर, द प्रीस्ट, they are at the top, they are at the top। second is the nobility, or third state big businessmen, merchants, courts officials, lawyer, etc., peasants and artisans, small peasants, landless labor servants, so they are under this third state। So first state did not get lots. First, see, the first and second state have the voting rights, but third state did not have the voting rights। तीसरे स्टेट वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट को वोट देने का अधिकार था। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हाँ, लैंड जो था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो देखिए बहुत यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि थर्ड स्टेट जो है ना, जो थर्ड स्टेट है बच्चों, ये इसको कुछ अधिकार नहीं था, लेकिन इसी के पास सबसे ज्यादा लैंड हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए कैसे कहता है कि पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स थे, वो कितने थे, 90% थे। मतलब कि ओनली 10% कम्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट। तो याद रखिएगा, पीजेंट्स कितने थे, 90%। जो भी पॉपुलेशन था उसके 90% कौन थे, पीजेंट्स थे। स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन लैंड ऑफ कल्टिवेबल। अब 90% है, लेकिन उसमें से कुछ लोगों के पास ही, स्मॉल नंबर्स मतलब 10% या फिर 20%, 25% ऐसे लोग थे जिनके पास अपना जमीन था, ऑन लैंड फॉर कल्टिवेबल। 60% ऑफ लैंड ऑन बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और जो 60% और जो बच गया वहां पे जमीन, वो किसके द्वारा था, नोबल्स के द्वारा लिया गया था, चर्च के द्वारा लिया गया था, ऑन किया गया था। और कुछ अगर रिच मेंबर थे थर्ड स्टेट के, जैसे बिजनेसमैन हो गए, बिग बिजनेसमैन, तो लैंडलॉर्ड्स हो गए, तो दे आर कम्स अंडर द 60% ऑफ लैंड ऑन। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। जन्म के साथ ही फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को कुछ प्रिविलेजेस मिलता था, मतलब सुख सुविधाएं दी जाती थी। एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग द टैक्स टू द स्टेट। ये दो जो स्टेट थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, इनके द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता था। याद रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता था। तो टैक्स कौन देता था, तो कौन बच गया, थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट के द्वारा टैक्स दिया जाता था। The nobles further enjoyed feudal privileges। जो nobles थे, जो सेकेंड स्टेट के जो nobles थे, वो feudal भी उनको क्या मिलता था, privileges मिलता था। तो ये कहानी था बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का। उसके बाद बच्चों आया टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स तो दे रहे थे, तो दो तरह के टैक्स होते हैं, याद रखिएगा, तिथे एंड द टैली। तिथे क्या है, टेस्ट, सॉरी, टैक्स
levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce। कहता है कि चर्च के द्वारा, यहाँ पर TAXES होगा, टैक्स होगा, ओके। तो कहता है कि चर्च के द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 क्या ले लिया जाता था, एज अ टैक्स लिया जाता था। तो ये इस बात को याद रखना है कि जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किया जाता था बाय द थर्ड स्टेट, तो उनसे क्या कर लिया जाता था, 1/10 टैक्स को ले लिया जाता था। एक होता है टैली। टैली जो होता है बच्चों डायरेक्ट टैक्स होता है। टैली क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। तो उसको क्या करना है, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बियर्ड बाय द थर्ड स्टेट। तो याद रखना है कि तीथे टैक्स हो या टैली टैक्स हो, किसी भी प्रकार का टैक्स, वो थर्ड स्टेट के द्वारा ही क्या किया जाता था, बियर्ड किया जाता था। तो याद रखना है कि तीथे जो था वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर लिया जाता था, और जो टैली था वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए लिया जाता था। तो ये दो बातें याद रखनी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सही बात है, रिवॉल्यूशन जब चल रहा है तो हम स्ट्रगल भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के कुछ मिल जाएगा। लाइफ है बच्चों, तो बिना लाइफ में स्ट्रगल किए आप कुछ भी पा नहीं सकते हैं। वो कुछ भी हो, आपका एजुकेशन हो, आपका, आप किसी भी प्रकार का रिवॉल्यूशन कर रहे हो, स्ट्रगल कर, तो सरवाइव करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल करने के लिए चलिए देखते हैं। पहला है बच्चों सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये क्या होता है, तो कहता है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। जब हमारा पर डे मीन्स जो है ना, जीवन जीने के लिए अगर उसमें अगर कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम आता है, तो उसी को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और इसका कारण क्या था, तो रीजन ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस की पॉपुलेशन फ्रांस का क्या हो गया था, 18 बिलियन हो गया था 1789 में। द फूड ग्रेन्स इंक्रीजेज रैपिडली। फूड ग्रेन जो था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था रैपिडली, क्योंकि हम लोग पढ़े कि बैड हार्वेस्ट होने की वजह से सप्लाई कम हो रहा था। तो इसके वजह से फूड ग्रेन जो था उसका पैसा जो था, प्राइस जो था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। वही बात है कि जो डिमांड था, जो लोगों की जितनी डिमांड थी उस हिसाब से ग्रेन्स की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से फूड ग्रेन्स की प्राइसेस क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। सो दीज आर द सम पॉइंट दैट विच मीन अबाउट द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इम्पैक्ट यही है कि पुअर और रिच के बीच में जो गैप था वो और ज्यादा बढ़ते चला गया। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइजिंग प्राइसेस। जिस तरह से फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ रहा था, उस प्रकार से लोगों को वेजेस नहीं दिया जा रहा था। तीसरा है थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉप्ड और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। ये हमेशा होते रहता, अगर सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तो इस प्रकार की स्थिति में हमेशा जो ग्रेन्स थे उसकी प्रॉब्लम होती थी, और यही कारण था सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने का। तो आज का यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।